साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा आपके साथ कि मोदी काल में वर्तमान स्थिति देश की क्या है। खास मैं आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं, और इसके लिए मुझे कुछ आंकड़े आपको देने होंगे। जब जो स्थिति आज है उस स्थिति की कल्पना कांग्रेस के रहते हम कभी कर ही नहीं सकते। मैं शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि आप वीडियो को पूरा सुनें, जिससे आपको सारी बातें पता चल सके, और कंटेंट्स को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ डेटा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप ज़रा ध्यान दीजिए। पिछले महीने जीएसटी का उच्चतम कलेक्शन हुआ है। कितना? 2,10,000 करोड़। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 17 मई को समाप्त हुए सप्ताह में सर्वाधिक है, 648.70 बिलियन डॉलर। व्हीट और राइस का बफर स्टॉक 600 लाख टन पार कर गया है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि आज कोई खबर ऐसी नहीं आती है कि जी सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट से सरकार को लठ पड़ रहा है कि जी फ्री में बांटो, फ्री में ही बट रहा है, लेकिन कोई अनाज सड़ नहीं रहा, कोई बर्बाद नहीं हो रहा। एमएसपी में, अंडर एमएसपी टारगेट है 24-25 का 320 लाख टन की खरीद का। उसके अगेंस्ट आज तक कितना खरीद हो चुकी है? 262 लाख टन। जबकि अभी कितना टाइम बीता है इस फाइनेंशियल ईयर चालू हुए? केवल 2 महीने। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन हिस्ट्री में पहली बार क्रॉस किया है, और जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि 2030 तक ये मार्केट कैप $10 ट्रिलियन हो जाएगा। ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। आरबीआई ने आज तक का सर्वाधिक डिविडेंड गवर्नमेंट को पे किया है। कितना? 2,11,000 करोड़ रुपया। डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 में केवल 686 करोड़ था, अब ये बढ़ के इस साल में कितना हो गया? 21,083 करोड़। कितना इजाफा है। कुल जीएसटी जब से शुरू हुआ और 2023-24 तक इसकी कलेक्शन थी 20 लाख करोड़ से ज़्यादा। और इस जीएसटी को कांग्रेस के जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि जीएसटी को ख़त्म करना है। ये पैसा फिर कहाँ से आएगा खर्च करने के लिए सरकार के पास? या सरकार को बर्बाद ही करना है इन्होंने? ये बड़े गंभीर विषय है सर सोचने की। गोल्ड रिजर्व, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। 2014 में 557 टन था, ये बढ़कर आज की तारीख में 882 टन हो गया, यानी 47% बढ़ा है। जबकि 1990 और 1991 में 2 बार भारत को ये लुंज-पुंज सरकारों के चलते इसे गिरवी रखना पड़ा था गोल्ड को। ये हालत थी हमारे देश की। कोरोना में 220 करोड़ वैक्सीन भारत में तो लगाई, 160 देशों को और सप्लाई भी की हमने। एक कहते हैं कि भगवान उसी को देते हैं जो उनके दिए को आगे बांटता है। लेकिन कांग्रेस राज में क्या था? 65 साल तक, 60 साल से राज किया इन लोगों ने। दबोच लो, सब खा पी जाओ। बांटने का तो मतलब ही क्या है? बांटने का तो मतलब ही क्या है? इनके पास तो कोई ऐसा मतलब कुआं था जिसमें भरते रहते थे।
इसलिए उस टाइम पे मतलब ये होगी 90-91 की बात होगी, नीरज ने एक कविता लिखी थी, कविराज नीरज ने, उन्होंने लिखा था कि मैंने जब पूछा मेरे देश की हालत क्या है, तभी एक भिखारी से मेरी मुलाकात हुई। भिखारी था देश, ये वो कहना चाह रहे थे। आज अगर नीरज होते तो क्या कहते, मैंने जब पूछा मेरे देश की हालत क्या है, तभी मोदी से मेरी मुलाकात हुई। ये सत्य है साहब, मैं इसको बहुत ध्यान करके मैंने इस चीज़ को बोल रहा हूँ मैं। क्यों कि मोदी के टाइम में मोदी बांटना जानता है, अनाज तो बांट ही रहा है हर देश को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अभी कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो मदद है वो सबसे बड़ी मदद है। नेपाल में की और देशों में की, जहाँ जहाँ ये अपने यूक्रेन तक में की, हर जहाँ पे भी मदद की ज़रूरत पड़ी है भारत देने के लिए तैयार रहा है मोदी जी के समय में। तो इसलिए भगवान दे भी रहे हैं, क्योंकि वो बंदा बांटना जानता है। महंगाई और बेरोजगारी दो तीन कहानियाँ हैं इनकी जो रटी हुई हैं और वो बक 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 चल रही हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा। भाई तुम क्या सबको कलेक्टर छोड़ के गए थे क्या 10 साल पहले? सबके पास सरकारी नौकरी थी। एक व्यक्ति ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जी सरकारी नौकरी होना ही नौकरी देना नहीं होता, रोज़गार नहीं होता। रोज़गार होता है जो रेडी पटरी भी चलाता है, वो भी रोज़गार कर रहा है और लोग कमा रहे हैं, हर फील्ड में लोग कमा रहे हैं। एक इनका प्रवक्ता इंटरव्यू में कह रहा था टीवी में कि 10% बेरोजगारी है, 10%। भाई आज की तारीख में जो एजेंसी बेरोजगारी का डाटा देती है उसका कहना है कि 3.99% बेरोजगारी की दर है और इनके टाइम में 5% तक रही थी। ऐसे ही महंगाई का देख लो, मनमोहन सिंह के काल में 10% तो आराम के साथ चलती थी, आज 5% के बराबर है। तीसरी चीज़ क्या रहती है, दिमाग में फतूर एक घुसा रहता है, संविधान की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है। और किसकी रक्षा करनी है? लोकतंत्र की रक्षा करनी है। अरे यार, लोकतंत्र और कितना चाहते हो? जो गंदी से गंदी भाषा मोदी के लिए बोल सकते हो, प्रधानमंत्री के लिए वो तुम बोल रहे हो, और लोकतंत्र तुम्हें कितना चाहिए? और संविधान तो तुमने बदलना शुरू किया। कितनी बार संविधान बदला गया कांग्रेस के राज में, अटल जी के आने से पहले तक। इस चीज़ का हिसाब लगा लो, वो कभी कोई याद नहीं रखते। और जो संविधान और लोकतंत्र जिसको इंदिरा गांधी ने ख़त्म किया था, वो इनको याद ही नहीं रहता। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश की जनता भी 2-3 साल के बाद भूल गई थी उसको। आज और क्या स्थिति है देश की? मोबाइल बनाने वाली कंपनियां 2014 में केवल 2 हुआ करती थी, आज 200 से ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट हो रहा है मोबाइल। मज़े की बात यह है, हिंदुस्तान इस वक्त दूध, पल्सेस और जूट का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और सेकंड नंबर पे किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए? वीट, राइस, शुगर केन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कॉटन, इनमें नंबर 2 पे है। लेकिन इनको तो गाना एक ही गाना है, मोदी को हटाना है, लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है। अरे देश कहाँ जा रहा है यार? देश ऐसे ख़त्म नहीं होता है जैसे तुम गाना गाते रहते हो, देश ख़त्म हो जाएगा, देश ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए जी, कुछ चीज़ें इनके जो बड़े बड़े कलाकार नेता हैं क्या बोलते हैं। राहुल गांधी, देश को आग लग जाएगी, देश नहीं रहेगा अगर मोदी जीत गया। या कोई भाषा है बोलने की? और देखिए केजरीवाल, मेरे माता पिता को मोदी जी आप सवाल जवाब करना चाहते हो? मेरे पिता तो 85 साल के हैं, वो चल भी नहीं सकते हैं।
आप उनसे उनको तो छोड़ दो मोदी जी, भगवान सब देख रहा है आपको। अच्छी बात नहीं है मोदी जी, अच्छी बात नहीं है। मेरी माता को, मेरे पिता को आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हो। ये शब्द केजरीवाल बोल रहा है। और उस दिन पकड़ के, हाथ पकड़ के पिताजी को लेके आ रहे थे, और 2 दिन के बाद क्या हुआ, चुनाव के दिन पिताजी फ्री चल रहे थे बिना किसी सहारे के। यार क्यों, किसको कितना बेवकूफ़ बनाएगा भाई। तो फिर केजरीवाल, तुम रोज़ रोज़ मोदी को गाली दे दे के, उसका नाम ले लेके उसका अपमान करते हो। वो कुछ नहीं कहता, और क्योंकि उसको पता है कि आदमी को इग्नोर करना सबसे बड़ी इंसल्ट है उसकी, इसलिए वो तेरा नाम ही नहीं लेता। कहीं नाम नहीं लेता तेरा, किसी स्पीच में नाम नहीं लेता, ना तुम्हारा और राहुल गांधी का भी नहीं लेते। उसको बोलते हैं शहजादे, कांग्रेस के शहजादे। और तेजस्वी यादव कहता है, आप देखिए ज़रा इस आदमी की हिमाकत, 34 साल की उम्र है और वो 74 साल के हैं। कितने फ़र्क है, 40 साल का। उसके बाप से भी बड़े उम्र के हैं वो। उसको कहता है मैं बेड रेस्ट पे जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक मोदी को बेड रेस्ट पे नहीं भेज दूंगा। यार खैर चलो, उससे क्या कह सकते हैं, उसके माँ बाप से तो कोई उसको संस्कारों की उम्मीद कर ही नहीं सकते ना तुम। वो तो चीज़, माँ बाप ही जब चीज़ ऐसे हैं तो बेटा क्या होगा। फिर आज जब उन्होंने छेड़ दिया कि ज़मीन घोटाला करने वाले, नौकरी के बदले ज़मीन लेने वालों को जेल जाना पड़ेगा, बस पिसक गया। कहता है 34 साल का बिहारी गुजराती से नहीं डर सकता। मतलब तुम मोदी को बेड रेस्ट भेजने की धमकी दोगे तो गुजराती तुमसे डर जाएगा। गुजराती तो बिहार से डर जाएगा, बिहार ही नहीं डरेगा। अरे तुमने बिहार की हालत क्या कर दी, तेरे बाप ने क्या हालत कर दी, और तुम इतने चौड़े होके बोल रहे हो, तो भुगतना तो पड़ेगा। मेरे नज़र में ये 4 लोग ऐसे हैं, 5 लोग, केजरीवाल, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी। इन 5 को कुदरत का दंड मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। यार देखिए, एक आदमी सहन करता है ना, उसके आप कुछ भी कह लीजिए, वो कुछ जवाब नहीं देगा, लेकिन अंदर से तो शराब निकलता है ना उससे, बिल्कुल निकलता है। ये वो भी नहीं मना कर सकते। तो मेरी आज केवल इतनी ही बातें थी बोलने के लिए। मेरा ख्याल है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, ये रिकॉर्ड आपको पसंद आया होगा, जो आज भारत की स्थिति है, आर्थिक स्थिति, और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ये नियति है, बिल्कुल नियति है इसकी, जिस चीज़ को मान के चलिए। तो मैं आप बस आपसे इतना ही कहता हूँ, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।